पुराने मिस्र में खाना सिर्फ खाने की चीज से कहीं ज्यादा था। यह उनकी दुनिया का दिल था, देवताओं का एक तोहफा और उनकी महान सभ्यता की नींव था। नील नदी सारे जीवन का स्रोत थी। हर साल इसका पानी बढ़ता और आसपास की जमीन को उपजाऊ काली मिट्टी से ढक देता था। यह उपजाऊ मिट्टी, जिसे काली जमीन कहते थे, फसलें उगाने के लिए परफेक्ट थी। नील नदी की तैबार के बिना मिस्र एक बंजर रेगिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं होता। मिस्र के लोग यह अच्छे से जानते थे और नदी की देन के लिए बहुत आभारी थे, जिसने उन्हें अपने घर, मंदिर और पिरामिड बनाने में मदद की। उनका पूरा कैलेंडर नदी के साइकिल पर आधारित था। बाढ़ का मौसम, बुवाई का मौसम और कटाई का मौसम। खाने का महत्व पुराने मिस्र की संस्कृति में हर जगह देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी कब्रों की दीवारों पर खेती, मछली पकड़ने और शानदार दावतों की डिटेल्ड तस्वीरें बनाई। ये तस्वीरें सिर्फ सजावट नहीं थीं, इनका मतलब मृतकों को आफ्टर लाइफ में जादुई तरीके से खाना देना था। वे मानते थे कि जो आपके पास जीवन में था वह आपको मृत्यु में भी मिल सकता है, इसलिए खाने की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करना अनंत काल के लिए जरूरी था। खाने का इस्तेमाल पेमेंट के तौर पर भी होता था। जिन मजदूरों ने महान पिरामिड बनाए थे, उन्हें पैसों से नहीं बल्कि रोटी, बियर और प्याज के रोजाना राशन से पेमेंट मिलती थी। यह सिस्टम दिखाता है कि खाना सबसे कीमती रिसोर्स था, वह ईंधन जिसने उनके सबसे शानदार स्मारकों के निर्माण को ताकत दी। हर मिस्रवासी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी शक्तिशाली फिरौन से लेकर मामूली किसान तक खाने के प्रोडक्शन और कंजम्पशन के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह अक्सर रोटी और शायद कुछ फल के एक सिंपल खाने से शुरू होती थी। मेन मील आमतौर पर दोपहर में खाया जाता था, जब सूरज सबसे तेज होता था और खेतों में काम रुक जाता था। परिवार एक साथ इकट्ठा होते थे, जो उनके पास होता था उसे शेयर करने के लिए। वे जो खाना खाते थे वह उनकी सोशल स्टेटस पर बहुत निर्भर करता था, लेकिन बेसिक एलिमेंट्स सभी में कॉमन थे। जमीन और इससे मिलने वाले खाने से यह कनेक्शन कम्युनिटी की एक मजबूत भावना और एक शेयर की गई कल्चरल आइडेंटिटी बनाता था, जो हजारों सालों तक चली। मिस्र वासियों का अपने खाने से गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन था। कुछ खाने की चीजें खास देवी देवताओं से जुड़ी थीं। उदाहरण के लिए सलाद पत्ता मिन उर्वरता के देवता से जुड़ा था, जबकि परसिया फल सूर्य देवता रा के लिए पवित्र था। वे मंदिरों में खाने और पीने की चीजों की पेशकश करते थे ताकि देवताओं को खुश कर सकें और आने वाले साल के लिए अच्छी फसल सुनिश्चित कर सकें। धार्मिक त्योहारों को बड़ी दावतों के साथ मनाया जाता था, जहां कम्युनिटी द्वारा बड़ी मात्रा में मांस, पोल्ट्री, केक और शराब का आनंद लिया जाता था। खाने को एक साथ शेयर करने का यह एक्ट सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करता था और उनके धार्मिक विश्वासों को पुष्ट करता था। खाने के एक्ट को उनके आध्यात्मिक जीवन के ताने बाने में बुनता था। रोटी और बियर पुराने मिस्र के आहार के दो मुख्य स्तंभ थे। वे इतने जरूरी थे कि आम अभिवादन रोटी और बियर ऐसा था जैसे नमस्ते या आप कैसे हैं कहना। रोटी, जिसे टा कहते थे, हर एक भोजन में हर किसी द्वारा खाई जाती थी, चाहे अमीर हो या गरीब। यह एम्मर गेहूं या जौ से बनती थी, ऐसे अनाज जो उपजाऊ नील घाटी में बहुत अच्छी तरह उगते थे। आटा भारी पत्थरों का इस्तेमाल करके हाथ से पीसा जाता था, जो एक मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम था, जिसे आमतौर पर औरतें करती थी। इस प्रक्रिया में अक्सर आटे में रेत और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते थे, जो जीवन भर मिस्रवासियों के दांतों को घिस देते थे। ये बात हमें उनकी मम्मियों का अध्ययन करके पता चली है। वे कई तरह की रोटियां बनाते थे। मीडिया ग्रुप assortment of ancient Egyptian breads, including flat loaves on historic table, different shapes of traditional Egyptian bread, stock distribute equally, simple flat loaf से लेकर fancy cone shape के केक तक, जिन्हें खजूर या शहद से मीठा किया जाता था। बियर या हैंकेट रोटी जितनी ही जरूरी थी। यह सिर्फ एक अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं थी, बल्कि पोषण का एक प्राइमरी सोर्स थी। यह गाढ़ी और क्लाउडी होती थी, आज की साफ बियर की तुलना में पतली खिचड़ी या एक गाढ़ा सूप जैसी ज्यादा थी। यह विटामिन और प्रोटीन से भरपूर थी, जिससे यह मजदूरों के लिए रोजाना के भोजन भत्ते का एक जरूरी हिस्सा बन गई।
बियर बनाने की प्रक्रिया रोटी बनाने से क्लोजली जुड़ी थी। वे अक्सर हल्के बेक किए हुए जौ की रोटी के लोफ से शुरू करते थे, जिन्हें फिर तोड़ा जाता था, पानी के साथ मिलाया जाता था और बड़े सिरेमिक जार में फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता था। क्योंकि नील नदी का पानी पीने के लिए असुरक्षित हो सकता था, बियर पीना पूरे परिवार के लिए, बच्चों सहित एक सुरक्षित और ज्यादा पौष्टिक विकल्प था। सब्जियां उनके भोजन का एक रंगीन और जरूरी हिस्सा थीं। सबसे आम और पसंदीदा सब्जियां थीं मीडिया ग्रुप, close-up of onions, garlic and leeks in ancient Egyptian kitchen. These vegetables being prepared by Egyptian cooks stock were distributed equally प्याज, लहसुन और लीक। ये हर कोई खाता था और माना जाता था कि ये ताकत और स्टैमिना देती है। यही वजह है कि वे पिरामिड बनाने वालों के आहार का एक अहम हिस्सा थीं। अन्य लोकप्रिय सब्जियों में शामिल थे मीडिया ग्रुप, लेटिस, radishes and cabbage in Egyptian garden or kitchen. Baskets filled with these vegetables in ancient Egyptian stock distribute equally. सलाद पत्ता, मूली, पत्ता गोभी और खीरा जो छोटे बगीचों में खूब उगते थे। दाल, चना और बीन्स भी बड़े पैमाने पर उगाए जाते थे। ये फलियां प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत थीं, खासकर गरीब मिस्र वासियों के लिए जो अक्सर मांस खाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। इन्हें अक्सर गाढ़े स्टू या प्यूरी में पकाया जाता था ताकि रोटी के साथ खाया जा सके। फलों ने मिस्र के आहार में एक नेचुरल मिठास दी। सबसे आम फल थे मीडिया ग्रुप, क्लोज-अप ऑफ डेट्स इन अ बास्केट, इजिप्शियन फैमिली ईटिंग डेट्स, ए स्टॉक वुड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, खजूर और अंजीर जिन्हें ताजा खाया जा सकता था या लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सुखाया जा सकता था। सूखे खजूर ऊर्जा का एक सुविधाजनक स्रोत थे और ले जाने में आसान थे। अंगूर भी बहुत लोकप्रिय थे, सीधे बेल से ताजा खाए जाते थे या शराब बनाने के लिए पीसे जाते थे। एक ऐसा पेय जिसका आनंद आमतौर पर अमीर एलीट लोग लेते थे। अनार अपने चमकीले लाल बीजों के साथ समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे और खास मौकों पर उनका आनंद लिया जाता था। नील के किनारे उगने वाले खरबूजे गर्मी के महीनों के दौरान एक ताजगी भरा ट्रीट देते थे। इन फलों ने उनके रोजाना के भोजन में विविधता और जरूरी पोषक तत्व जोड़े। प्राचीन मिस्र की पूरी खाद्य प्रणाली संगठन की एक उत्कृष्ट कृति थी जो नील नदी की वार्षिक बाढ़ के इर्द गिर्द केंद्रित थी। अक्टूबर के आसपास बाढ़ का पानी कम होने के बाद वे अविश्वसनीय रूप से समृद्ध गाद की एक परत पीछे छोड़ जाते थे। यह बुवाई का समय था। किसान साधारण लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे जिन्हें अक्सर बैलों द्वारा खींचा जाता था ताकि मिट्टी को पलटा जा सके। फिर वे हाथ से गेहूं और जौ के बीज बिखेरते थे। बढ़ने का मौसम अपेक्षाकृत छोटा था और इसमें न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होती थी क्योंकि मिट्टी बांट से इतनी अधिक नमी बरकरार रखती थी। यह विश्वसनीय और अनुमानित कृषि चक्र मिस्र वासियों को अनाज का अधिशेष उत्पादन करने की अनुमति देता था जो उनकी सभ्यता की स्थिरता और धन की कुंजी थी। एक बार जब फसलें तैयार हो जाती थीं, आमतौर पर मार्च या अप्रैल के आसपास कटाई शुरू हो जाती थी। यह पूरे समुदाय के लिए तीव्र काम का समय था। पुरुष नुकीले चकमक ब्लेड से लगे घुमावदार लकड़ी के हंसियों से अनाज के डंठल कटते थे। महिलाएं और बच्चे पीछे पीछे चलते थे, गिरे हुए डंठलों को बंडल में इकट्ठा करते थे। फिर अनाज को खलिहान में ले जाया जाता था जो जमीन का एक कठोर सपाट क्षेत्र होता था। यहाँ वे अनाज को रौंदने के लिए गधों या बैलों का इस्तेमाल करते थे जिससे खाने योग्य बीज डंठलों और भूसी से अलग हो जाते थे। इस प्रक्रिया जिसे थ्रेशिंग कहा जाता था के बाद फटकना होता था जिसमें अनाज को हवा में उछाला जाता था ताकि हवा हल्की भूसी को उड़ा दे जिससे भारी अनाज वापस जमीन पर गिर जाए। प्राचीन मिस्र में खाना पकाना साधारण रसोई में किया जाता था जो अक्सर एक अलग आंगन क्षेत्र में या छत पर स्थित होती थी ताकि गर्मी और धुआं मुख्य घर से बाहर रहे। प्राथमिक खाना पकाने का उपकरण एक मिट्टी का ओवन था जिसका उपयोग रोटी पकाने के लिए किया जाता था। अन्य प्रकार के खाना पकाने के लिए वे खुली आग या छोटे पोर्टेबल ब्राजियर का इस्तेमाल करते थे। खाना विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन और पैन में पकाया जाता था। खाना पकाने के सामान्य तरीकों में
उबालना, स्टू बनाना, भूनना और तलना शामिल था। मांस और मछली को अक्सर आग पर सीखों पर भुना जाता था, जबकि सब्जियों और फलियों को उबालकर गाढ़े पौष्टिक स्टू बनाए जाते थे। वे अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल करते थे और उनके पास धनिया और जीरा जैसे मसाले भी उपलब्ध थे। भोजन को ठीक से स्टोर करना जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण था, खासकर अगली फसल से पहले के समय को सहने के लिए। अनाज सबसे महत्वपूर्ण संग्रहित वस्तु थी। अधिशेष अनाज राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किया जाता था और विशाल अन्न भंडार में संग्रहित किया जाता था। ये मिट्टी की ईंटों से बनी लंबी मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचनाएं थीं, जिन्हें अनाज को सूखा और चूहों और कीड़ों जैसे कीटों से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया था। घर पर लोग मिट्टी के जार और टोकरियों में भोजन स्टोर करते थे। खजूर और अंजीर जैसे फलों को धूप में सुखाया जाता था और मछली को महीनों तक संरक्षित रखने के लिए नमक लगाकर सुखाया जाता था। बड़ी मात्रा में भोजन स्टोर करने की यह क्षमता का मतलब था कि मिस्रवासी किसी भी संभावित अकाल के लिए अच्छी तरह से तैयार थे और उनके पास बड़ी आबादी का समर्थन करने के लिए संसाधन थे। जबकि पुराने मिस्र में हर कोई रोटी और बियर खाता था, अमीर और गरीब के आहार में बहुत ज्यादा फर्क था। अमीर लोग बहुत ज्यादा लग्जूरियस खाने का मजा लेते थे। उनकी टेबल पर बहुत ज्यादा मात्रा में भुना हुआ मांस होता था, जिसमें बीफ, बकरी और मटन शामिल थे। वे हिरण और गजेल जैसे जंगली जानवरों का भी शिकार करते थे। पोल्ट्री बहुत आम थी, जिसमें भुनी हुई बत्तख, हंस और कबूतर खास पसंदीदा थे। अमीरों के लिए अंगूर या खजूर से बनी शराब बियर की तुलना में पसंदीदा पेय थी। उनके पास फलों की भी ज्यादा वैरायटी थी और वे शहद से मीठे किए गए विस्तृत केक और पेस्ट्री का आनंद लेते थे, जो सबसे महंगा स्वीटनर उपलब्ध था। इसके विपरीत एक गरीब किसान या मजदूर का आहार बहुत सरल और ज्यादा रिपेटिटिव था। उनका भोजन लगभग पूरी तरह से रोटी, बियर और प्याज और लहसुन जैसी सब्जियों पर आधारित था। मांस एक रेयर लग्जरी था, शायद केवल धार्मिक त्योहारों या खास समारोहों के दौरान खाया जाता था। बीफ के बजाय वे नील नदी से मछली पर निर्भर करते थे, जो उनके लिए जानवर प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स थी। वे अपने आहार को पूरा करने के लिए दाल, बीन्स और अन्य फलियां भी खाते थे। जबकि फिरौन भुने हुए बैल और बढ़िया शराब पर दावत कर रहा होगा, जिस आदमी ने उसकी कब्र बनाई थी, वह शायद एक मोटे रोटी का टुकड़ा, कुछ प्याज और एक जगह गाढ़ी बियर का मामूली भोजन कर रहा था। खाने ने धार्मिक त्योहारों और समारोहों में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। ये इवेंट्स कम्युनिटी के एक साथ आने और दावत का आनंद लेने का समय थे। ओपेट फेस्टिवल या ब्यूटीफुल फीस्ट ऑफ द वैली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान मंदिरों में देवताओं को बड़ी मात्रा में भोजन चढ़ाया जाता था। फिर इस भोजन को पुजारियों और जनता के बीच फिर से बांटा जाता था, जिससे सबसे गरीब लोगों को भी मांस और अन्य खास खाद्य पदार्थ खाने का मौका मिलता था। ये दावतें संगीत, नृत्य और सभी के लिए भरपूर भोजन और पेय के साथ खुशी के अवसर थे। खास केक और रोटी के लोफ अक्सर देवताओं या मनाए जा रहे त्योहार से संबंधित प्रतीकात्मक आकृतियों में बेक किए जाते थे। पुराने मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि दूसरे जीवन में एक संक्रमण है। उनका मानना था कि आत्मा याका को आफ्टर लाइफ में पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे जीवित शरीर को होती है। इस कारण से उनकी कब्रें असली और प्रतीकात्मक भोजन की पेशकशों से भरी होती थीं। वे मृतक के उपभोग के लिए कब्र में रोटी, बियर, मांस, सब्जियां और फल रखते थे। कब्र की दीवारें भोजन उत्पादन और दावतों को दर्शाने वाली पेंटिंग और मॉडल से ढकी होती थीं, जिनके बारे में माना जाता था कि वे जादुई रूप से पोषण की एक अनंत आपूर्ति प्रदान करती हैं। ये अंत्येष्टि मेनू हमें इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि मिस्रवासी क्या खाते थे, या कम से कम वे अनंत काल तक क्या खाने की उम्मीद करते थे, जिससे आफ्टर लाइफ में उनकी यात्रा अच्छी तरह से पोषित और समृद्ध हो सके।